बता दें कि लोक अभियोजकों और विधि अधिकारियों से संवाद हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुआ था यह संवाद कार्यक्रम और पारिश्रमिक वृद्धि के लिए विधि अधिकारियों ने जताया है आभार। साथ ही बताते चले कि विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता और लोक अभियोजकों ने हिस्सा लिया है इस बैठक में। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास पर यह संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां पे पारिश्रमिक वृद्धि के लिए विधि अधिकारियों ने आभार जताया है और लोक अभियोजकों और विधि अधिकारियों से संवाद हुआ था सीएम भजनलाल शर्मा का। और अब जयपुर से खबर है, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे का 14 घंटे का मेगा टिकट चेकिंग अभियान संपन्न हो गया है। अभियान में करीब 1413 दोषियों पर कार्रवाई हुई है और बिना टिकट यात्रा के 1360 मामले यहां पे पकड़े गए हैं। बता दें कि बिना टिकट यात्रियों से करीब 8.70 लाख रुपए जुर्माना यहां पे वसूला गया है और अनियमित यात्रा के 40 मामलों पर भी यहां पे कार्रवाई हुई है। साथ ही अवैध वेडिंग के 9 मामले पकड़कर 12,000 से ज्यादा जुर्माना यहां पे वसूला गया है और धूम्रपान और गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में कुल 9.17 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अवैध वेडिंग के 9 मामले भी यहां पे पकड़े गए हैं। वहीं जयपुर के एक निजी स्कूल में बस और स्कॉर्पियो के आमने सामने भिड़ंत हो गई। बता दें कि भिड़ंत के बाद बेकाबू होकर दोनों वाहन पलट गए और स्कूल बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए। जोबनेर आसलपुर महिला मार्ग पर सीमेंट फैक्ट्री के पास की घटना बताई जा रही है और बस में कुल 40 बच्चे सवार थे और कई बच्चों को जयपुर भी रेफर किया गया है और स्कूल बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए इस हादसे में। जोबनेर आसलपुर महिला मार्ग पर सीमेंट फैक्ट्री के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पे एक स्कूल बस की टक्कर हो गई जिसमें 40 बच्चे सवार थे और उन 40 बच्चों में से 18 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और जिनमें से कई बच्चों को जयपुर रेफर किया गया है। निजी स्कूल बस और एक स्कॉर्पियो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कई बच्चे इस हादसे में घायल हो गए और भिड़ंत के बाद बेकाबू होकर दोनों वाहन पलट गए। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पहुंचे उत्तर पश्चिम रेलवे के नवनियुक्त महाप्रबंधक पंकज शर्मा। बता दें कि पंकज शर्मा है उत्तर पश्चिम रेलवे के नवनियुक्त महाप्रबंधक। स्टेशन की व्यवस्थाओं और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ के साथ ही खान पान इकाइयों और स्टेशन की सफाई व्यवस्था की भी जांच की गई है। और बता दें कि टीटी रेस्ट हाउस को नया बनाने के अधिकारियों को निर्देश भी यहां पे जारी कर दिए गए हैं और रनिंग रूम के कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं की भी उन्होंने जानकारी ली है। बता दें कि गांधीनगर उगते हुए डीजल शेड का निरीक्षण भी किया है। सांसद लूंबा राम चौधरी ने महाप्रबंधक से रेल मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी की है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य शुरू करवाने पर जोर दिया गया है और करीब 80 करोड़ से अधिक के विकास कार्य का यहां पे जायजा लिया गया है। तारंगा रेल लाइन की समस्याओं का मुद्दा भी उठा है महाप्रबंधक के सामने और लोकल ट्रेन डीएमयू संचालक को लेकर भी विस्तृत मंथन हुआ है। बता दें कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था और रेलवे कॉलोनी ग्राउंड विकास और बेहतर मेडिकल सुविधाओं की मांग रखी गई है। रेलवे, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे।
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतने वाली कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी के कुन्हाड़ी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां कॉमनवेल्थ विजेता अरुंधति के परिवार ने उनका स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने अरुंधति को उपरना और साफा पहनाकर सम्मानित किया और परिवार से मुलाकात कर जीत की बधाई भी दी है। अरुंधति चौधरी ने भी लोकसभा अध्यक्ष को कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड मेडल दिखाते हुए अपनी सफलता के बारे में चर्चा की, जिसे लेकर ओम बिरला ने कहा कि अरुंधति की उपलब्धि बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे हैं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दर्जा देने की मांग की है, तो वहीं बीएपी विधायक जय कृष्ण पटेल की डिग्री से जुड़े मामले पर बयान दिया है। मंत्री ने गौतम डाक कहा है कि विधायक के खिलाफ एसओजी में मामला दर्ज है और जांच जारी है। जांच में दोषी पाए जाने पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और कांग्रेस नेताओं द्वारा बीएपी विधायक को भाजपा का समर्थन मिलने के आरोपों पर डक ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस शासन में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तो वहीं पंचायती राज चुनाव को लेकर मंत्री ने भाजपा की जीत का दावा किया है और कहा है कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। और अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से खबर है, जहां पे खनन विकास एवं उत्थान प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हुई है। बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ये घोषणा की गई है। खनन विकास एवं बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ये घोषणा की गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से खबर है, जहां पे खनन विकास एवं उत्थान प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। जिला अध्यक्षों की भी इस लिस्ट में घोषणा की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ये घोषणा की गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ये घोषणा की गई है। खनन विकास एवं उत्थान प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। सुनील, गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ये घोषणा की गई है, क्या कुछ है इस घोषणा में? बिल्कुल, देखिए काशी कांग्रेस जो है वो लगातार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले अपने तमाम जो प्रकोष्ठ और जो विभाग हैं उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जारी कर रखी है। लगातार तमाम प्रकोष्ठों में जो खाली पद हैं उनको भरा जा रहा है और इसी के तहत आज जो है खनन विकास एवं उत्थान प्रकोष्ठ जो कांग्रेस का है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रकोष्ठ है, तो इसमें जो पूरी कार्यकारिणी है उसकी नियुक्ति हुई है। साथ साथ जो जिलाध्यक्ष जहाँ पर थे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। ये एक्सरसाइज चल रही थी लंबे समय से और अब जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश अनुसार लिस्ट का अनुमोदन किया गया और लिस्ट को चेक किया गया और फाइनल आज जो है लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। लगातार ये आज जो घोषणा हुई, इससे पहले भी लगभग हर सप्ताह में 3-4 जो प्रकोष्ठ हैं उनकी इसी तरह से कार्यकारिणी और जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भरा जा रहा है, उनकी घोषणा की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिन में तमाम प्रकोष्ठ और विभाग हैं कांग्रेस के, उनमें जो भी रिक्त पद हैं उनको भर लिया जाएगा। यानी निकाय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस जो है जमीनी स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव में उतरना चाहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
वहीं जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में नर्सिंग भर्ती और स्थायीकरण की मांग को लेकर 3 संविदा नर्सिंग कर्मियों का पानी की टंकी पर चढ़कर आंदोलन 24 घंटे से ज्यादा समय बाद भी जारी है। बता दें कि संजीता चौधरी, विमल शर्मा और रॉबिन शर्मा अपनी मांगों को लेकर टंकी पर डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो वहीं टंकी पर चढ़े संविदा कर्मियों ने लिखित आश्वासन की मांग की है। बता दें कि मौके पर स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर ने। जयपुर में नर्सिंग कर्मचारी लगातार दूसरे दिन भी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। मैं जयपुरिया अस्पताल के पास मौजूद हूँ, जहां मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहां पर तस्वीरें दिखाएं कि 3 लोग जो हैं आज 24 घंटे से ज़्यादा का समय जो है इनको हो गया है। परसों रात को ये चढ़े थे, कल पूरे दिन टंकी पे रहे और आज भी जो आप तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। 3 साथी जो हैं वो टंकी पर चढ़े हुए हैं। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो संविदा पर कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हें नियमित करने की मांग और जो भर्ती बोनस अंक से हो रही है उसको जो है बोनस अंक से जो है करवाने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि बीच में बात ये आई थी कि भर्ती जो है लिखित माध्यम से होगी। हमारे साथ एक नर्सिंग कर्मचारी मौजूद हैं। आप लगातार जो आपके साथी हैं वो टंकी पर डटे हुए हैं। कल चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी जो आपसे मिले, क्या कुछ वार्ता हुई? हमारे साथियों को टंकी पे चढ़े 30 से 35 घंटे हो गए हैं और कल हमारे विभाग के जो अधिकारी है राकेश शर्मा जी वो आए थे और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। उनके सामने हमने बात भी की है, लेकिन जो हमारे साथी चढ़े हुए हैं उनके साफ शब्दों में ये कहना है कि हमारे को लिखित में आश्वासन दे, क्योंकि जो शर्मा सर कह रहे थे तो वो तो 2 साल से कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं आपकी भर्ती, उसी आधार पे कराएंगे, उसी आधार पे कराएंगे। जब उनकी मंशा में खोट नहीं है, उसी आधार पे कराएंगे तो आप लिखित में आश्वासन दे दो। तो ये हमारे साथी चढ़े हुए हैं, उनको साफ शब्दों में ये कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं देंगे वो उतरेंगे नहीं। पूरी समझाइश की कोशिश भी की है, कॉल पे बात भी करवाई थी, पुलिस के आला अधिकारियों ने बात की है, परिवार से भी बात की है, लेकिन साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि नहीं हमारे को कुछ नहीं। अब जब हम सब कदम उठा ही लिया तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई जो है लड़ेंगे। और समझाइश करने का जो प्रयास वो किया गया, 2 साल से आश्वासन दिया जा रहा है कि बोनस अंक के आधार पर परीक्षा करवाई जाएगी। एक अन्य गुट है वो ये चाहता है कि लिखित माध्यम से करवाई जाए। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये पुलिस वैनिटी की जो वैन है वो यहाँ पर देखेंगे, कुछ लोगों की हलचल यहाँ पर देखेंगे। पुलिस ने इन लोगों को यहाँ पर रोक रखा है, इससे आगे जो है पुलिस यहाँ पर आने नहीं दे रही है। साथ ही बैरिकेटिंग यहाँ पर जो है वो कर दिए गए हैं। पुलिस की वैन खड़ी है, साथ ही यहाँ पर एक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है और उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, ना हम टंकी से उतरेंगे। सहयोगी मनोज सैन के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। वहीं भरतपुर में पिछले दिनों से हो रही बरसात का असर शहर में दिखाई दे रहा है। शहर की 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जलभराव हो रहा है। शास्त्री पार्क में भी जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शहर में जलभराव क्षेत्रों का अवलोकन किया। गर्ग ने शहर की खराब हालत पर चिंता जताई है। गर्ग को लोगों ने बारिश से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया है और मामले को लेकर भरतपुर ब्यूरो चीफ राजेंद्र शर्मा जति ने डॉक्टर सुभाष गर्ग से बातचीत की। वहीं भरतपुर के बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के चलते शहर के जलदरबाज अंडरपास सहित आसपास के कई अंडरपासों में पानी भर गया है। तो वहीं बारिश में अंडरपास जलमग्न होने से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ पैदल राहगीरों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते लोगों को मजबूरी में वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और दूरी दोनों बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान अंडरपासों में जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पानी की जल्द निकासी कराने और भविष्य में जलभराव रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। में रेलवे द्वारा अंडरपास बनाए गए हैं, उनकी तकनीकी बिल्कुल समझ से बाहर है। जब भी बरसात होती है उनके अंदर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन बहुत परेशानी होती है। बयाना के जो रेलवे के अंडरपास हैं उनमें हर बारिश में पानी भर जाता है और पानी भर जाने के कारण क्या है कि आवागमन सुचारू नहीं रहता और काफी लोग उधर से निकलते हैं अंडरपास में, उनको बाहर
वहीं झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में बारिश के बाद हुए जलभराव से दुकानदारों में आक्रोश नजर आ रहा है, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीराम वर्मा की अगुवाई में व्यापारियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। बता दें कि व्यापारियों का आरोप है कि समय पर नालों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी बस स्टैंड पर जमा हो गया है और बेसमेंट की दुकानों में घुस गया है, जिससे भारी नुकसान हुआ। साथ ही व्यापार मंडल ने प्रभावित व्यापारियों को नियमानुसार मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं नालों की स्थिति की जांच और निर्माण में खामी मिलने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। मतलब बारिश के मौसम में नीचे बेसमेंट में कम से कम भी 10-15 दुकानों में पानी भर गया है। उसमें व्यापारियों का कम से कम भी 20-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इससे पहले भी अपने ज्ञापन दे के नाला सफाई के लिए इनसे व्यवस्था करवाई थी, लेकिन ये सफाई नहीं करने की वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा इनसे। मतलब बारिश वहीं जालौर जिले में चांदना कस्बे के नदी क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही का मामला सामने है। करंट दौड़ रहे बिजली के तार की चपेट में आने से 4 गायों की मौत हो गई। हादसे में गायों के पैर बुरी तरह झुलस गए। वहीं एक कुत्ते की भी करंट लगने से मौत होने की जानकारी सामने आई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाय नदी क्षेत्र में घास चर रही थी। इसी दौरान जमीन पर पड़े बिजली के तार के संपर्क में आने से हादसा हो गया। सूचना के बाद पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सा विभाग ने मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया। पशुपालकों ने प्रशासन से मामले की जांच कर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। गाई बैठे रोज सरवा आती तार हमें काटा टूटो तो ही पहला पड़ियो तो ही तार थी ये गांव मुई शेयर का सूचना राती दीदी दिन पासे मिये दीदी आवेन चेक करें गाई भाई। बता दें कि पाली जिले के देसुरी क्षेत्र के थारना गांव में गोचर और राजस्व भूमि के करीब 200 पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के पेड़ काटे गए हैं, जिसमें 8 से अधिक खेजड़ी के पेड़ भी शामिल है। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग के आरआई ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीणों ने पेड़ कटाई की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। वहीं बीडीओ भोपाल सिंह जोधा ने कहा है कि बबूल की सफाई की जा सकती है, लेकिन अन्य पेड़ काटने के लिए अनुमति जरूरी है। अनुमति नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पाली के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के भारुड़ा और पुराड़ा कवर स्थित करीब 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर हरियाली अमावस्या के अवसर पर 12 अगस्त को भूरिया बाबा की विशाल मेला आयोजित होगा, जहां मेले को लेकर आयोजन समिति और ग्रामीण तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें कि 11 अगस्त की रात मंदिर परिसर में भजन संध्या होगी, जिसमें स्थानीय लोक कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। तो वहीं मेले के दिन करीब 12 क्विंटल दरिया, 12 क्विंटल गुड़ और 25 डिब्बे घी की से लापसी तैयार कर बाबा को भोग लगाया जाएगा और श्रद्धालु को प्रसादी वितरित की जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार यहां करीब 30 वर्षों से मेले का आयोजन हो रहा है। 12 अगस्त 2026 को इस क्षेत्र का विशाल मेला भूरिया बाबा का मेला बुधवार को भरा जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है और इस बार थोड़ी व्यवस्था अलग की हुई है कि जो डोले की व्यवस्था हुई है, सबसे बड़ी समस्या थी वो हमारी कि लेबर की समस्या थी, ऊपर चढ़ने में समस्या आती थी। तो इस बार ये समस्या हमारी सॉल्व हो गई है और भामाशा के द्वारा जो डोला है 12 लाख रुपए खर्च करके हमको इस बाबा को भेंट किया है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों द्वारा उस भामाशा दादा गुरु श्री आलपा वाले संजू भाई रावल का सब ग्राम हरियाली अमावस की मेले की पूरी संपूर्ण तैयारी हो रही है। दलिया चढ़ रहा है, गुड़ चढ़ेगा और इसके बाद में घी भी 25 डब्बे घी भी चढ़ेगा। मतलब क्या है तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मतलब क्या है कि मेले की पूर्ण तैयारी की जा रही है। मेले का क्या इतिहास है? मेले का यहाँ भूरिया बाबा ने मतलब काफ़ी साल, हजारों साल, सैकड़ों साल पहले घोर तपस्या की थी और घोर। वहीं डूंगरपुर में बेटियों को आत्मरक्षा में सक्षम बनाने और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नगर परिषद ने एक बार फिर निशुल्क जूडो कराटे प्रशिक्षण शुरू किया है। शहर के
ब्रह्मास्थली कॉलोनी रोड स्थित शहीद भगत सिंह सामुदायिक भवन में शुरू हुई प्रशिक्षण में बालिकाएं उत्साह के साथ हिस्सा ले रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान कराटे की विभिन्न तकनीकों के साथ योग, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और मानसिक मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि कराटे कोच और नेशनल खिलाड़ी विपिन सिंह ने बताया कि स्वच्छता ब्रांड के एम्बेसडर के गुप्ता के निर्देश पर प्रशिक्षण दोबारा शुरू किया गया है, जिसमें बालिकाओं को स्कूल, कॉलेज, जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। तो वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो वहीं प्रशिक्षकों का लक्ष्य डूंगरपुर से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है। की तरफ से 6 साल बाद वापस आत्मरक्षा प्रशिक्षण बालिकाओं के लिए निःशुल्क चलाया जा रहा है, जिसमें शहर की जितनी भी बालिकाएं हैं या शहर से बाहर जो भी बालिकाएं या लेडीज़ जो हैं जो सीखना चाहते हैं, जो निःशुल्क सीखना चाहते हैं आत्मरक्षा, वो शहीद भगत सिंह सामुदायिक भवन है हमारा नगर परिषद की तरफ से, वो आप यहाँ पर आके अपना प्रशिक्षण सीख सकते हैं नगर परिषद की तरफ। वहीं झुंझुनू से बड़ी संख्या में विप्र बंधु 9 अगस्त को जयपुर में आयोजित होने वाली स्वर्ण पंचायत में शामिल होंगे। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने और ईडब्ल्यूएस आयोग के गठन की मांग को लेकर यह पंचायत आयोजित की जा रही है। बता दें कि झुंझुनू के पुराना बस स्टैंड स्थित जोशी भवन में विप्र फाउंडेशन की बैठक संरक्षक एडवोकेट सुशील कुमार जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों समाज बंधुओं के जयपुर कूच का निर्णय लिया गया है। जिला संयोजक उमाशंकर महमिया ने बताया कि सूर्य सिटी मैदान में सुबह 11 बजे होने वाली स्वर्ण पंचायत में ब्राह्मण, राजपूत सहित विभिन्न स्वर्ण समाजों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें कि पंचायत में ईडब्ल्यूएस के अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। अगस्त को जयपुर में स्वर्ण पंचायत के रूप में एक बड़ा सैलाब स्वर्ण जातियों का होने वाला है। राजस्थान भर से ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य सहित समस्त स्वर्ण जातियां बड़ी संख्या के अंदर 9 अगस्त को प्रातः 11 बजे जयपुर पहुंचेंगे। उसी को लेकर आज झुंझुनू के अंदर विप्र फाउंडेशन की एक बैठक। वहीं बालोतरा जिले के सारणा गांव के पास देर रात एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर दोनों शवों को जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक युवक मेवानगर और युवती सराणा गांव की रहने वाली थी और दोनों की पहले से सगाई हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि युवक अक्सर युवती से मिलने सराणा आता था और दोनों परिवारों के बीच पहले से रिश्तेदारी भी थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। वहीं श्रीमाधोपुर शहर में श्रावण मास के पावन अवसर पर धार्मिक आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला है, जहां एवन एजुकेशन एकेडमी परिसर से बच्चों ने कावड़ यात्रा निकाली है। अनिल मारवाल के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में सैकड़ों बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जहां बच्चों के हाथों में सजी कावड़ और जुबां पर भगवान भोलेनाथ के जयकारों से पूरा मार्ग शिवमय नजर आया। तो वहीं यात्रा में भगवान शिव और माता पार्वती की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान डीजे की धार्मिक धुनों पर बच्चे भक्ति में झूमते हुए बावड़ी आश्रम पहुंचे। रास्ते में जगह जगह स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर नन्हे कांवड़ियों का स्वागत किया। बता दें कि बावड़ी आश्रम पहुंचकर बच्चों ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। आजके ने बताया है कि बच्चों को धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। और अब बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि राजकीय अधिवक्ताओं को भजनलाल सरकार की सौगात मिली है। राज्य के अधिवक्ताओं के लिए
ओपिनियन फीस बढ़ाई गई है। एजी के लिए ओपिनियन फीस बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है और एएजी के लिए ओपिनियन फीस बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। बता दें कि जीएसयूएम एएजी के लिए ओपिनियन फीस बढ़कर 10,000 रुपए हो गई है। ओपिनियन फीस के लिए लॉ ऑफिसर अधिकृत नहीं होंगे, ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जीएसयूएम एएजी के लिए ओपिनियन फीस बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है और वहीं ओपिनियन फीस के लिए लॉ ऑफिसर अधिकृत नहीं होंगे। वहीं जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 4 साल की बच्ची का सफल लिवर ट्रांसप्लांट किया है। महज 7.5 किलो वजन वाली बच्ची को दुर्लभ अनुवांशिक लिवर बीमारी थी, जिसके चलते लिवर में सिरोसिस विकसित हो गया था। चिकित्सकों के अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर ये राजस्थान में अब तक की सबसे कम उम्र की सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्राप्त करता है। बच्ची की मां ने स्वेच्छा से अपने लिवर का एक हिस्सा डोनेट किया है। बेहद चुनौतीपूर्ण सर्जरी में माइक्रो सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया और ट्रांसप्लांट के बाद बच्ची और उसकी मां दोनों की स्थिति संतोषजनक रही और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि महात्मा गांधी अस्पताल के सेंटर फॉर इंटेलिजेंस साइंस के चेयरमैन प्रोफेसर एवं एसपीबी सर्जरी में लिवर ट्रांसप्लांट विभागाध्यक्ष डॉक्टर नोमीश एन मेहता ने बताया कि इसमें लिवर सामान्य रूप से बाइल को बाहर निकाल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में बाइल सॉल्ट इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे लिवर को गंभीर नुकसान हो गया था। उन्होंने बताया कि बच्चे की बीमारी काफी बढ़ गई थी और लिवर सिरोसिस विकसित हो चुका था। 4 वर्ष की उम्र में ही उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट की उपचार ही एकमात्र विकल्प रह गया था। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन डॉक्टर विकास चंद्र स्वानकर ने ट्रांसप्लांट टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी अस्पताल राजस्थान के लोगों को वयस्कों के साथ साथ बच्चों के लिए भी अत्याधुनिक लिवर केयर और ट्रांसप्लांट सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस जटिल ट्रांसप्लांट प्रक्रिया का नेतृत्व डॉक्टर नोमेश एन मेहता ने किया। बता दें कि ट्रांसप्लांट टीम में एचपीवी सर्जरी और ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार महिला, डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, पीडियाट्रिक डॉक्टर रूप शर्मा और डॉक्टर दिव्या चौधरी, पीडियाट्रिक डॉक्टर गौरव अग्रवाल और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गोयल, डॉक्टर कौशल बेघल सहित ऑपरेशन थिएटर स्टाफ शामिल रहा। आज हमारे साथ वामिका, जो राजस्थान की सबसे आयु में छोटी 4 साल की और वजन में भी 7-7.5 किलो यानी कि सबसे कम वजन वाली बच्ची है, जिसका सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट करीब 1 महीने पहले हुआ था। इनकी जो डोनर है माताजी हैं, नमस्कार, जिन्होंने लिवर का हिस्सा इसे डोनेट किया था। वामिका को प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस यानी कि PFIC एक जेनेटिक बीमारी है जो बचपन से है बाय बर्थ, जिसमें बाइल एसिड ट्रांसपोर्टेशन की डिफेक्ट होती है, जिसके कारण जॉन्डिस हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है और शरीर में इचिंग काफी हद तक होने शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने इसका लिवर ट्रांसप्लांट किया करीब 7 जुलाई को एंड आज आप देख सकते हैं 1 महीने बाद वामिका हमारे साथ बैठी है और चॉकलेट खाने की तैयारी कर रही है। और अब राजकीय अधिवक्ताओं को भजनलाल सरकार की सौगात मिली है। बता दें कि राजकीय अधिवक्ताओं को ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। एजी के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज प्रति केस 15,000 रुपए किया गया है और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलेगा और एजी के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज 7,500 रुपए किया गया है और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलेगा। बता दें कि जीएसयूएम एजी के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज 7,500 रुपए किया गया है
और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलता रहेगा। जीसी के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज 3,000 रुपए किया गया है और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलेगा। इसके साथ साथ एडीजीसी के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज 3,000 रुपए किया गया है और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलेगा। और डीवाईजीसी के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज 3,000 रुपए किया गया है और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलता रहेगा। और वहीं एडीजीए के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज 3,000 रुपए किया गया है और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलेगा। और वहीं डीवाईजीए के लिए ड्राफ्टिंग और सेटिंग चार्ज 3,000 रुपए किया गया है और उसके बाद के मामलों के लिए फीस का 10% अधिकतम 5 केस तक मिलेगा।